बस्ती के बाहर एक छोटा सा मकान बना हुआ था और उस मकान के अंदर चारपाई पर एक बूढ़े चचा लेटे हुए थे जिनको लोग मौलवी साहब कहते थे। वो मौलवी साहब चारपाई पर लेटे हुए थे और कुछ सोच ही रहे थे। तभी अचानक उनके घर के बाहर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से डीएम साहिबा उतरती हैं और उनके साथ में अंगरक्षक उतरते हैं। और जैसे ही वो डीएम साहिबा गाड़ी से उतरकर उस घर की ओर जाने लगती हैं, तभी उनके साथ आए हुए अंगरक्षक भी उनके साथ अंदर जाने लगते हैं। तभी वो डीएम साहिबा अपने अंगरक्षकों की तरफ देखती है और उनको बाहर ही रुकने का इशारा करती है और अकेले अंदर चली जाती हैं। जैसे ही मौलवी साहब को एहसास होता है कि कोई घर के अंदर आ रहा है, तभी वो मौलवी साहब उठकर चारपाई पर बैठ जाते हैं और डीएम साहिबा उनके पास आकर उनके पैर छूती है और कहती है, अब्बू मैं आ गई। ये सब देखकर मौलवी साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं, बेटी आप कौन हो? तभी वो डीएम साहिबा मुस्कुरा के कहती हैं कि अब्बू मैं शिवानी शर्मा हूँ। जैसे ही मौलवी साहब शिवानी शर्मा का नाम सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। फिर शिवानी शर्मा कहती हैं कि अब्बू मैं कलेक्टर बन गई हूँ। इतना सुनते ही मौलवी साहब के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और प्यार से शिवानी शर्मा के सर पर हाथ रखते हैं और दुआ देते हैं। ये सब देखकर शिवानी शर्मा भी भावुक हो जाती हैं और मौलवी साहब से लिपट जाती हैं और फपक कर रोना शुरू कर देती हैं। आखिरकार कौन है ये शिवानी शर्मा और क्या कनेक्शन है मौलवी साहब से, और ये शिवानी शर्मा मौलवी साहब के पैर क्यों छू रही थी और मौलवी साहब को अब्बू क्यों कह रही थी, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है बिहार के भागलपुर जिले की। उसी भागलपुर का एक छोटा सा गांव है जिस गांव में ईश्वर चंद शर्मा और उनकी पत्नी दोनों रहते हैं। ईश्वर चंद और पत्नी प्रेमलता, दोनों पति और पत्नी बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और दोनों ईश्वर चंद और प्रेमलता एक दूसरे का काफी ख्याल रखते हैं। लेकिन इन दोनों पति पत्नियों के लिए सबसे ज्यादा खुशी की जो बात थी वो ये थी कि प्रेमलता गर्भवती थी और ये दोनों पति पत्नी को उस दिन का इंतजार था जिस दिन इनके घर एक नन्हा सा मेहमान आए। और ईश्वर चंद अपनी पत्नी प्रेमलता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे थे और बस वो दिन गुजार रहे थे और इंतजार कर रहे थे उस दिन का जिस दिन उनके घर एक नन्हा सा मेहमान आए। और दोनों पति पत्नी काफी अच्छे से और प्यार मोहब्बत से साथ में रह रहे थे। और एक दिन वो दिन भी आता है जिस दिन का इन दोनों को बेसब्री से इंतजार था। प्रसव का दर्द उठने लगता है। तभी ईश्वर चंद अपनी पत्नी प्रेमलता को वहां के बड़े अस्पताल में लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए और प्रेमलता को एडमिट कर लिया जाता है। और ईश्वर चंद वहीं अस्पताल में ही इधर से उधर टहल रहे होते हैं। उनको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था अपने मेहमान का। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर साहिबा निकल कर आती हैं और ईश्वर चंद से कहती हैं कि शर्मा जी सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए लेकिन बच्चा सही सलामत है। ईश्वर चंद ने जैसे ही डॉक्टर साहिबा की ये बात सुनी तो ईश्वर चंद एकदम से परेशान हो गए और उन मानो ऐसा लगा जैसे ईश्वर चंद के सर पर किसी ने पहाड़ को फोड़ दिया हो और वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए, क्योंकि ईश्वर चंद अपनी पत्नी प्रेमलता से बेहद प्यार करते थे और आज उनकी पत्नी प्रेमलता उनको छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। खैर जैसे तैसे करके ईश्वर चंद अपने आप को संभालते हैं और डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि जो बच्चा हुआ है वो बेटा है या बेटी। तभी डॉक्टर साहिबा ईश्वर चंद को बताती है कि आपको एक बहुत ही प्यारी बच्ची का जन्म हुआ है। ईश्वर चंद अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर अपने घर आ जाते हैं और हिंदू रीति रिवाज के तरीके से अपनी पत्नी का दाह संस्कार करते हैं। अब ईश्वर चंद के लिए
डबल जिम्मेदारी थी, अपने व्यापार को भी उन्हें संभालना था और इस नवजात बच्ची को भी संभालना था। लेकिन ईश्वरचंद अपनी बच्ची को के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था और हर वक्त अपनी बेटी का ख्याल रखता। धीरे धीरे बच्ची बढ़ने लगती है। अब उसका स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं ईश्वरचंद। ईश्वरचंद ने अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था और कभी भी अपनी बेटी को माँ की कमी नहीं खलने देते थे और वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। देखते देखते दिन गुजरने लगते हैं और बच्ची की पढ़ाई चलती रहती है और वो अपनी बेटी का नाम शिवानी शर्मा रखते हैं और शिवानी शर्मा की लगातार पढ़ाई चल रही होती है और दिन पिता और बेटी के यूं ही गुजरते रहते हैं। लेकिन कभी भी ईश्वरचंद ने दूसरी शादी करने की भी नहीं सोची, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो जो सौतेली माँ आएगी वो शिवानी के साथ में अच्छा सलूक नहीं करेगी और वो नहीं चाहते थे कि शिवानी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, क्योंकि शिवानी पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थी और वो भी अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए कभी ईश्वरचंद ने दूसरी शादी करने की नहीं सोची और ईश्वरचंद हमेशा शिवानी शर्मा की खुशियों में ही अपनी खुशियां ढूंढने लगे थे और ईश्वरचंद को इस बात का भी यकीन था कि मेरी बच्ची पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार है और एक दिन ये बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। और ईश्वरचंद भी अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी पढ़ाई लिखाई हमेशा मन लगा के करना, क्योंकि आज के दौर में बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं और कोई कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन तुम कभी अपनी पढ़ाई से पीछे नहीं हटना और तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है। शिवानी शर्मा अपने पिता की बातों को बहुत ही गौर से सुनती और हाँ में सर हिला देती और देखते देखते शिवानी शर्मा अब 10वीं में पहुंच गई थी और 10वीं में पहुंचने के बाद अब शिवानी शर्मा कोचिंग वगैरह भी लेने लगी थी और भी पढ़ाई पर वो फोकस करने लगी थी। और अब 10वीं के जैसी एग्जाम आते हैं शिवानी रात दिन अपने पेपर की तैयारी शुरू कर देती है और पेपर में का टाइम आ चुका था और शिवानी शर्मा पेपर देती है और जैसे ही उसके पेपर खत्म होते हैं और एक दिन अचानक उसको खबर मिलती है कि उनके पिता ईश्वरचंद का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उनका देहांत हो गया है। ये खबर सुनते ही शिवानी शर्मा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिखर सी जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे तैसे करके उनके मोहल्ला पड़ोस वाले शिवानी शर्मा को संभालते हैं और उनके पिता के शव को लेकर उनके घर आते हैं। तभी और तमाम रिश्तेदार आ जाते हैं और रिश्तेदार सभी लोग मिलकर ईश्वरचंद के दाह संस्कार को हिंदू रीति रिवाज के साथ में पूरा करते हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा समस्या ये खड़ी हो गई थी शिवानी शर्मा की ओर, क्योंकि माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। जो पिता का साया था आज पिता का साया भी उठ गया था, क्योंकि शिवानी शर्मा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। यही फिक्र उनके रिश्तेदारों को भी होती है कि अब शिवानी शर्मा घर में अकेली कैसे रहेगी और इसकी देखभाल कौन करेगा। तभी वहां पर शिवानी शर्मा की बुआ भी आई हुई होती है और वो कहती है कि शिवानी शर्मा मेरे भाई की औलाद है और इसको मैं पालूंगी पोसूंगी और इसको कभी किसी चीज का एहसास नहीं होने दूंगी। और वो शिवानी शर्मा को लेकर अपने घर चली जाती है। शिवानी शर्मा अब अपने बुआ जी के घर में रहने लगी थी और जो भी घर का काम काज होता शिवानी शर्मा उस घर का काम काज करती। और कुछ ही दिनों में शिवानी का जो हाई स्कूल का पेपर दिया था उसका रिजल्ट आउट होता है और जब शिवानी शर्मा रिजल्ट देखती है तो पता चलता है कि शिवानी शर्मा पूरे जिले में टॉप आई है। और ये खुशी की बात वो अपने बुआ जी के साथ साझा करती है और अपनी बुआ जी से कहती है कि बुआ जी मैंने हाई स्कूल में जिला टॉप किया है और मैं अब आगे पढ़ना चाहती हूँ। ये बात सुनकर बुआ जी का मुंह बन जाता है, क्योंकि बुआ जी शिवानी शर्मा को बेटी बनाकर नहीं लाई थी बल्कि वो घर के कामकाज करने के हिसाब से लेकर आई थी, क्योंकि बुआ जी की भी कोई बेटी नहीं थी। इसलिए वो चाहती थी कि शिवानी अगर मेरे घर में रहेगी तो घर का सारा कामकाज शिवानी करेगी। लेकिन शिवानी की पढ़ने की बात सुनकर
बुआ जी सख्त नाराज होती है और कड़े अल्फाजों में शिवानी से कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी नहीं और घर पे ही रहकर घर में कामकाज करना पड़ेगा, जमाना बड़ा खराब है। शिवानी शर्मा बुआ जी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा आहत हो जाती है और अंदर से टूट जाती है और वो अपने आप को जाकर एक कमरे में बंद कर लेती है और अंदर से कुंडी लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसको अपने पिता की याद आती है और पिता की वो बातें याद आती है जो पिता कभी कहा करते थे कि बेटी पढ़ लिख कर तुम्हें एक बड़ा अधिकारी बनना है। और यही सोचते सोचते रात हो जाती है, लेकिन उस घर में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो कि शिवानी को मना सके या शिवानी को ये भी पूछ सके कि शिवानी बेटा तुमने कुछ खाना खाया कि नहीं खाया। तभी शिवानी अपने आप को संभालती है और अपने आप में निश्चय करती है कि शिवानी तुम्हें कैसे भी हालात हो हारना नहीं है। और शिवानी जैसे तैसे करके उसी घर में रहती है और वक्त गुजारने लगती है और देखते ही देखते साल गुजर जाता है। और एक दिन शाम का वक्त था, तभी उनके रिश्तेदारी में कोई शादी थी जहां पर बुआ जी और बुआ जी का पूरा परिवार गया हुआ था। शिवानी घर पर अकेली थी। शिवानी सोच विचार में पड़ जाती है कि शिवानी आज अच्छा मौका है और कोई भी नहीं है। अब बेटा अगर अपनी जिंदगी बचाना है तो मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। और यही वो सोच रही होती है और एकदम से वो फैसला करती है कि हाँ मुझे अब ये घर छोड़ना चाहिए। तभी वो अपने जरूरत का सामान एक बैग पर रखती है और रात में ही घर से वो निकल जाती है और पैदल ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है और रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से जो ट्रेन आती है उसी ट्रेन में वो बैठ जाती है। अब रात का वक्त था इसलिए ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, कुछ ही लोग होते हैं बोगी में। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेशन आते हैं वो भीड़ भी कम होने लगती है और रात गहराने लगती है। और अगला जो स्टेशन आता है उस स्टेशन से एक लड़का चढ़ता है और शिवानी के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और शिवानी को वो घूरना शुरू कर देता है। शिवानी ये सब देखकर कुछ डरने सी लगती है क्योंकि उस लड़के का देखने का अंदाज कुछ अलग था, इसलिए शिवानी शर्मा सहम सी जाती है और दाएं बाएं देखना शुरू कर देती है। लेकिन वो लड़का था कि एक तो उस शिवानी शर्मा को देखे जा रहा था और थोड़ी देर बाद वो फोन पे बात करना शुरू कर देता है और शिवानी शर्मा उस लड़के की बात सुन रही होती है क्योंकि वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और उन दोस्तों को भी बुलाने की बात कर रहा था। शिवानी शर्मा ये सब सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन शिवानी शर्मा करती भी क्या क्योंकि रात का वक्त था, पैसेंजर भी बहुत कम थे, लेकिन थोड़ा सुबह का जैसा वक्त होने लगा था और जैसे ही एक अगला स्टेशन आता है उससे 3 लड़के और उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं और उस लड़के के पास आकर उससे बातचीत करने लगते हैं। शिवानी शर्मा समझ जाती है कि इन्हीं लड़कों को इसने बुलाया है और इनके इरादे नेक नहीं है। शिवानी शर्मा अपना बैग उठाती है और वो उसी स्टेशन पर उतर जाती है। सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे होते हैं। जैसे ही वो लड़के देखते हैं कि शिवानी शर्मा ट्रेन से उतर गई है, वो लड़के भी उस शिवानी शर्मा के पीछे उतर जाते हैं और पीछे लग जाते हैं। शिवानी शर्मा अपने आप को जैसे तैसे बचते बचाते वो स्टेशन से बाहर निकलती है। कुछ दूर जाकर वो एक मस्जिद के पास आ जाती है और देखती है कि उस मस्जिद में एक बूढ़े चचा अंदर जा रहे होते हैं। तभी शिवानी उन बूढ़े चचा को आवाज देती है, बाबा। जैसे ही वो बूढ़े चचा पलट कर देखते हैं तो वहां पर एक लड़की खड़ी होती है और वो लड़की को बुला लेते हैं मस्जिद के अंदर और ये सब लड़के उसके पीछे आए हुए थे और ये चारों लड़के ये सब कुछ देख रहे थे कि लड़की अब अंदर पहुंच गई है। लेकिन इन लड़कों की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि लड़कों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि शायद मस्जिद के अंदर और भी कुछ लोग होंगे। और शिवानी शर्मा जैसी अंदर जाती है, वो जो बूढ़े चचा थे मौलवी साहब, वो शिवानी शर्मा से पूछते हैं, बेटी बहुत घबराई हुई हो तो क्या बात है। तब शिवानी शर्मा कहती है कि बाबा ये कुछ लड़के हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी मौलवी साहब मस्जिद के बाहर आते हैं और उन लड़कों को डांट डपट कर भगा देते हैं और वो लड़के डर कर भाग जाते हैं। तभी मौलवी साहब मस्जिद के अंदर आते हैं और उस शिवानी शर्मा से पूछते हैं, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तभी शिवानी शर्मा उन मौलवी साहब को अपनी पूरी बात बताती है कि कैसे उनके माँ का देहांत हुआ और कैसे उनका पिता का देहांत हुआ
और कैसे वो बुआ के यहाँ से आ गई, वो सारी बात मौलवी चचा को बता देती हैं। मौलवी साहब इस बच्ची की बात सुनकर बहुत ज्यादा गमज़दा और परेशान होते हैं और शिवानी शर्मा के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो मुझे भी अपने बाप जैसा ही समझो। और शिवानी शर्मा को वो वहीं पर बैठा देते हैं और कहते हैं, बेटा मैं नमाज पढ़ लूं, फिर इसके बाद हम घर चलते हैं। और मौलवी साहब नमाज पढ़कर शिवानी शर्मा को अपने घर ले जाते हैं और शिवानी शर्मा से कहते हैं, बेटा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे मांग लेना और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, ये भी तुम्हारे पिता का ही घर है। जब शिवानी ये सब इतना सारा प्यार मौलवी साहब के द्वारा पाती है तो शिवानी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखिए बुआ अपनी थी लेकिन वो अपनी नहीं हुई और ये गैर होके भी एक पिता का फर्ज निभा रहे हैं। जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, शिवानी शर्मा मौलवी साहब से कहती है कि अब्बू मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि मैंने 10वीं में जिला टॉप किया था और मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनूं। तभी मौलवी साहब कहते हैं कि बेटा तुम्हें जहां तक पढ़ाई करना हो तुम पढ़ाई कर सकती हो और उस शिवानी शर्मा का मौलवी साहब एडमिशन करवा देते हैं। 11वीं और 12वीं वहीं से हो जाती है और जैसे ही जब 12वीं का रिजल्ट आता है तब भी चौंकाने वाले रिजल्ट थे। शिवानी शर्मा ने फिर जो है एक बार स्कूल टॉप किया था। शिवानी शर्मा मौलवी साहब से कहती है कि अब्बू मैंने इस बार स्कूल टॉप किया है, अब आगे की पढ़ाई मुझे बाहर जाकर शहर में कॉलेज में करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा सपना है यूपीएससी करना। इसके लिए मुझे ग्रेजुएशन के लिए बड़े शहर जाना पड़ेगा और वहां से मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। मौलवी साहब कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी तुम्हें पढ़ना लिखना है, जो जितनी मेरी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और मौलवी साहब शिवानी शर्मा को कुछ पैसे देते हैं और उसको शहर भेज देते हैं कि जाओ बेटी अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन कराकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। शिवानी शर्मा शहर आ जाती है और शहर पर आकर वो अपना एक कॉलेज में एडमिशन करवा लेती है और ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगती है। लेकिन शिवानी शर्मा भी खुददार टाइप की लड़की थी, वो भी मौलवी साहब पर बोझ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मौलवी साहब की उम्र भी 55 साल प्लस हो चुकी थी और मौलवी साहब की भी कोई बहुत अच्छी कमाई नहीं थी। इसलिए शिवानी शर्मा अपनी पढ़ाई का बोझ पूरा मौलवी साहब के ऊपर नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए वो कुछ काम की तलाश में निकलती है और एक होटल में जाती है और उस होटल मालिक से कहती है कि सर अगर आपके होटल में मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरा बहुत कुछ काम बन जाएगा। उस होटल का जो मालिक था वो काफी शरीफ था। वो शिवानी शर्मा को देखता है और कहता है, बेटी तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम कहीं काम करने वाली लगती हो, तुम तो एक भले घर की लड़की लगती हो। शिवानी शर्मा कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, और उनको अपनी पूरी दास्तां बताती है और कहती है कि मुझे आगे पढ़ना है इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ और अगर आप मुझे अपने होटल में काम दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और काम कोई सा भी हो मैं कर लूंगी। जब वो होटल मालिक शिवानी शर्मा की बात सुनता है तो उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो भी भावुक हो जाते हैं क्योंकि एक उनकी भी छोटी बेटी थी और वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाती। इसीलिए उस होटल मालिक को शिवानी शर्मा पर अपनी बेटी नजर आती है और शिवानी शर्मा के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटी आज से तुम यहाँ पर काम भी कर सकती हो और मेरे घर पर रहना और जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा वो तुम्हारा मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुम पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ना। इतना सुनकर शिवानी शर्मा खुश हो जाती है और वो उस होटल में कुछ काम करती और बाकी दिन पढ़ाई करके अपना उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहती है और देखते ही देखते वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। और जैसे ही उस शिवानी शर्मा का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वो उस होटल मालिक को अब पिताजी कहने लगी थी और कहती है, पिताजी अब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। वो कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं दिल्ली चलता हूँ और तुम्हारी कोचिंग की जो भी फीस होगी मैं फीस भर दूंगा, तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा।
वो होटल मालिक शिवानी शर्मा को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं और उसकी कोचिंग फीस भरते हैं और उसके रहने सहने का पूरा इंतजाम कर वापस आ जाते हैं। और शिवानी शर्मा यूपीएससी की तैयारी करने में दिन रात जुट जाती है और वो यूपीएससी का फिर एग्जाम देती है और एक यूपीएससी वो क्लियर कर लेती है। जैसे ही उसका यूपीएससी क्लियर होता है वो सबसे पहले खबर अपने पिता को देती है और कहती है, पिताजी मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और शिवानी शर्मा को अपना आशीर्वाद देते हैं। शिवानी शर्मा दिल्ली से वापस घर आ जाती है और कुछ दिन घर में रहने के बाद वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और ड्यूटी करने लगती है। शिवानी शर्मा कुछ दिन घर में रहने के बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। उनको यूपीएससी में आईएएस का कैडर मिलता है और वो एक जिले की कलेक्टर बन जाती हैं। शिवानी शर्मा अब कलेक्टर बन चुकी थी और अपने पद और पावर के साथ लोगों के साथ न्याय करती और जो भी उनके सामने समस्याएं थी उन समस्याओं का भी वो निपटारा करती और जब भी उन्हें वक्त मिलता वो अपने पिताजी से मिलने आती रहती। और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और 3 साल में शिवानी शर्मा की पोस्टिंग भी कई जिलों में बदल चुकी थी। और एक दिन पिताजी शिवानी शर्मा से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं और जब ऑफिस जाते हैं तो शिवानी शर्मा पिताजी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें मौलवी साहब की याद आ जाती है और अगले दिन ही वो ऑफिस से छुट्टी लेकर मौलवी साहब से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं। शिवानी शर्मा जैसी ही ऑफिस से निकलती है लाल बत्ती गाड़ी में बैठी होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि अब उन्हें अपने अब्बू से मिलने जाना था और यूं ही उसका रास्ता कट जाता है और देखते ही देखते वो मौलवी साहब के घर पहुंच जाती है। लेकिन अब मौलवी साहब उस घर में नहीं रहते थे, वो घर बेच चुके थे और वहां से पता चलता है कि मौलवी साहब बस्ती के बाहर एक मकान घर बना लिया है, अब वहां रहते हैं। तभी शिवानी शर्मा उस घर पर पहुंचती है जहां पर मौलवी साहब रहते थे और बाहर गाड़ी रोककर वो अपने साथ आए हुए अंगरक्षकों को बाहर रोकती है और अंदर घुसती है। और जैसे ही अंदर घुसती है मौलवी साहब उठकर चारपाई में बैठ जाते हैं और जाते ही मौलवी साहब की पैर छूती है और मौलवी साहब से कहती है, अब्बू मैं आ गई। ये सब देखकर मौलवी साहब परेशान हो जाते हैं कि पूछते हैं, आप बेटा आप कौन हो? तभी शिवानी शर्मा कहती है, अब्बू मैं शिवानी शर्मा हूँ और अब मैं डीएम बन गई हूँ। इतना सुनते ही शिवानी शर्मा का नाम सुनते ही मौलवी साहब बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से उनके आंसू झलक पड़ते हैं और बेटी के सर पर हाथ रखते हैं और उनको दुआएं देते हैं। ये सब देखते ही शिवानी शर्मा अपने अब्बू से लिपट जाती है और फपक फपक कर रोती है। और फिर शिवानी शर्मा कहती है कि अब्बू अब तो मैं यहाँ नहीं रहना, अब मैं डीएम बन चुकी हूँ, अब मुझे एक बड़ा सा आवास मिला हुआ है, अब आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मौलवी साहब इस बात से थोड़ा आनाकानी करते हैं साथ में जाने के लिए। तभी शिवानी शर्मा जिद पर अड़ जाती है कि नहीं अब्बू मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। उस वक्त आपने मुझे सहारा दिया, आपने मुझे पिता बनकर आपने मुझे पाला, आज आपकी बेटी इस लायक है कि मैं आपकी भी सेवा करूं और ये सेवा का मौका मुझसे मत छीनो। तभी वो शिवानी शर्मा मौलवी साहब को अपने साथ अपने आवास ले जाती है और अपने साथ रखने लगती है। जब भी कोई शिवानी शर्मा से मिलने आता और ये देखता कि शिवानी शर्मा के पास एक मौलवी साहब रहते हैं और उनको देखकर लोग सराहना करते कि आजकल भी कितना प्यार है इन लोगों में। और अब शिवानी शर्मा की उन्हीं के रैंक के एक अधिकारी से शादी की बात चलती है। तब वो शिवानी शर्मा उस अधिकारी से बात करती हैं और कहती हैं कि देखिए ये मौलवी साहब मेरे पिताजी के बराबर हैं और उनको पूरी बात बताती हैं कैसे उन्होंने मुझे सहारा दिया। तभी वो अधिकारी भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं शिवानी मैं कभी भी सेवा से पीछे नहीं हटूंगा और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं इन मौलवी साहब का भरपूर सेवा करूंगा और कभी इन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद
एक अच्छे समाज को बनाना है और इस समाज में फैली बुराइयों को रोकना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।